इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को याद करो, वैसे था क्या, दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों की डिस्टेंस क्या होती है 2l, और फॉर्मूला क्या होता है इसका P बराबर के Q मल्टीप्लाई में 2l। तो अपने पास में दो हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को किससे और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L से और L से, यानी कि 2l। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, P बराबर की Q इंटू में 2l। और बताओ मेरे ध्यान से, दूसरी बात ये कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ध्यान से देख कहीं से, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, लेंथ की मीटर। दोबारा बताएंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की उसकी डायरेक्शन पाई जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और एक ऐसी क्वांटिटी स्केलर की वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन पाई जाती है, फिलहाल तो दिख रही है हम लोगों को। अच्छा, डाइपोल का मतलब क्या है, इसके पास में दो पोल पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक डाइपोल है क्योंकि मैग्नेट के पास में दो पोल पाए जाते हैं, एक पोल को दुनिया नॉर्थ के नाम से जानती है, दूसरे पोल को दुनिया साउथ के नाम से जानती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ साथ अब तो पढ़ना मैग्नेटिक डाइपोल, और फिर देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जस्ट सिमिलर टू इसके, याद हो जाएगा क्योंकि उससे है ना, सिमिलर देखने से। पहली बात तो ये कि हम सभी लोगों को देखना है मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं, कुछ नहीं, मैग्नेट के दो पोल्स का कलेक्शन होना। एक बात बताओ, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाँ, पॉजिटिव अकेला नेगेटिव अकेला मिल सकता है। क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं। अगर नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल होगा। तो पहले तो दोनों में एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, मैग्नेटिक डाइपोल डू नॉट एग्जिस्ट अलोन, लेकिन ये वाले एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला देखो, ज्यादा बकवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें, इसमें दो बातें देखनी है। पहला बेसिक सा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है वो सुनो। हमारे पास में ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये वाला पोल नॉर्थ पोल है, जबकि वाला पोल साउथ पोल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2l। इस पे कितना चार्ज पाया जाता है Q, इनकी बीच की डिस्टेंस है 2l का मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसका चार्ज नहीं पाया जाता है, यहाँ पे जो पाया जाता है उसको हम लोग कुछ खास कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल m, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ पोल। और एक बहुत कॉमन सी बात ये कि जितनी स्ट्रेंथ इस नॉर्थ वाले पोल की होगी, शायद उतनी ही स्ट्रेंथ साउथ वाले पोल की भी होगी। दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होगी क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकलेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम के कहां तक जाएंगी, साउथ पोल तक जाती हैं, मतलब सेम टू सेम ऐसे करके। अब दूसरी बात सुनो, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हम कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाई में 2l, और इसका फॉर्मूला होगा M मल्टीप्लाई में 2l। तो पहली बात तो ये सेट रखें, काम की चीज। अगली चीज, इसकी यूनिट cm यानी कूलम मीटर है, और इसकी यूनिट क्या होगी वो तुम इससे नहीं निकाल सकते, वो तो बाद में समझाई जाती है। इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको स्पेशल रूप से याद रखना है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद में अगली काम की चीज, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तुम दादा इसकी बताओ कहां से कहां होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन कहां से कहां होती है, सिमिलर है, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो आदमी पॉजिटिव है वो यहाँ पे किस से काम करेगा, नॉर्थ, और यहाँ का नेगेटिव किस से काम करेगा, साउथ। तो डायरेक्शन कहां से कहां पाई जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन पाई जाती है। ठीक है, और ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है फिर तो पक्का वेक्टर ये, क्योंकि इसके पास में भी जो डायरेक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल इस चीज को लिख दे, हालांकि इससे कुछ होना नहीं है, मत लिखो बकवास चीज है। पहले तो ये लेके, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला बनता है, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल नाम की चीज भी दुनिया में पाई जाती है, और ये बेसिक्स में है। अभी इसी को दोबारा देखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल का एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने, एक बढ़िया सा दोबारा से लिखना है। तो पढ़ाई ना इन्हीं महीनों में खींच के कर लो बस, सितंबर अक्टूबर तक लास्ट है, उसके बाद इन 2 महीने कहाँ उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल
प्री बोर्ड 2 बार, 6 दिन के प्री बोर्ड में 12 दिन चले जाते हैं नॉर्मली, 15 मान लो, फिर तुम पढ़ के भी आओगे, ये बदली दोगे, हालांकि वो तैयारी का हिस्सा है, पर तो छोटी छोटी तैयारी होती है, कल के लिए पड़ जाते हैं, छोड़ो ऐसे करके। फॉर्मूला कि ये वाला टॉपिक इसके तो सिमिलर गया, सेम फॉर्मूला सब कुछ तो एकदम, बस यूनिट में डिफरेंस है, लेकिन ये बेसिक था ना, इसको दोबारा देखनी है, वापस देखना। ये लिखना है ना, और नहीं उसको ए लिख देता हूँ, मेन डाइपोल दोबारा, बी टॉपिक डालो मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वापस से टॉपिक डालें दोबारा। ये वाला कब काम करेगा, जब तुम्हारे पास में कोई मैग्नेट है। लेकिन हमने एक बात जानी थी साहब, अगर किसी वायर में करंट चला जाए तो वायर भी तो क्या बन जाती है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है करंट जाने पर। ये तो परमानेंट मैग्नेट के लिए है ना, एक उसके लिए भी है, उसमें करंट जाता बनती है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब वो लूप हो। लेकिन ये वाला भी देखना ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास में एक लूप है, उसमें जा रहा है करंट, तुम बस ध्यान से ये देखो कि करंट मैंने इसके अंदर भेज दिया कुछ ऐसे करके, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की सुई के अनुसार है कि अपोजिट विपरीत, उल्टा चल रहा है, ये घड़ी की सुई से उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। अगर ये उल्टा चलेगा तो ऊपर वाला पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और इसके ठीक पिछला पृष्ठ क्या होगा, साउथ पोल। इसको थ्री बना दूं, शायद हल्की सीढ़ी तो दे सकते हैं, पूरी शेप आ जाएगी थोड़ी देर बाद, ध्यान से बात समझ में। सबसे पहली बात तो ये कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर वाला पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पोल कौन सा है इसका, साउथ पोल। वो पोल वाला चक्कर, करंट अगर एंटी होगा तो नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल है। अब जरा ये बताएं कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो तुम इसमें साउथ पोल से नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल दो, साउथ से नॉर्थ की तरफ निकाल दो, ऐसे करके फील्ड लाइंस। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ निकलेगी। निकालने का तरीका वैसे काफी आसान है। करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, अंगूठा ऊपर है मतलब फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगी। करंट अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंगूठा नीचे है, फील्ड लाइंस नीचे जाएंगी। तो अंगूठे वाली बात समझ में आए तो ठीक, वरना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बस इतना सा है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है अंदर, साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की हो जाएंगी। ये तब है जब एक करंट वाली लूप है, और ये वाला कब है, जब एक परमानेंट मैग्नेट है। अब बात है करंट वाली लूप के लिए भी क्या M×2L लगता है, नहीं लगता। उसके लिए क्या लगेगा वो सुनो। पहली बात तो सबसे काम की चीज इसके अंदर यही है कि इस वायर में कितना करंट ज्यादा, वो देखो आई कैप नहीं, आई एम्पियर। इस वायर में आई नाम का करंट गया, और करंट जाने से बनती है मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट बनेगी, जितना ज्यादा इसका करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इसकी पावर भी होगी। इसीलिए इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई में। एक काम की बात ये भी है कि वायर कितनी बड़ी गोले की थी, मतलब इसका एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन करंट इनटू में एरिया, ये ध्यान रखिए। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यही है, दो फॉर्मूले हैं, एक है M×2L इसके लिए, और एक I में A इसके लिए। और अगर तुम अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा इसकी यूनिट ये क्यों है। I की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, इसीलिए वाली यूनिट इसके आगे पीछे रखी है। पहले दोनों में डिफरेंस सिमिलरिटी, दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये M×2L यहाँ पे है, और ये I में एरिया इस जगह पे चलेगा, लेकिन दोनों ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, अगर तुम्हारे पास में एक वायर है तो I×A, अगर 100 वायर होंगी गोले में तो 100 मल्टीप्लाई I में A, अगर 200 वायर होगी तो 200 मल्टीप्लाई I में A। तो कुल मिला के फॉर n टन्स लिख देते हैं। n टन्स के लिए
अपन लोग जो m का फॉर्मूला बनाते हैं वो n मल्टीप्लाई i मल्टीप्लाई a। अब i मैंने भले नीचे स्मॉल लिखा ऊपर कैपिटल लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दिमाग को बातों को सिखाना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, इसे लिखते हैं सिंपल स्टेटमेंट। बस ये वाली वो बात थी, मैं तुमसे कह रहा था कि 10वां पॉइंट है, छोटा सा, ये निकाल दिया जानबूझ के। अब देखें, पुरानी चीजों को करेक्ट करने का समय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको बस एक बार रिवीजन में उतारते रहना, चीजें बढ़िया निकल के जाती हैं। और हाँ, यूपी बोर्ड वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छा आता है, आसान आता था सर। फिक्स है, बाइट सबमिट लो, आएगा, फिक्स है। ऑप्टिक्स में आइगेन्स प्रिंसिपल के रूल्स आएंगे, डिफ्रेक्शन आएगा, गुलाम के नियम 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में भी आ गए। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले वो m इंटू 2l है, ये वाला I इंटू एरिया है, और I इंटू एरिया से ये एम्पीयर मीटर स्क्वायर बना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलते हैं आगे। ठीक, अभी मैं अगले पर नहीं जाऊंगा, जिसका नाम याद है, जो मूविंग पर कैलोरीमीटर है। मुझे कल की थोड़ी सी पुरानी चर्चाएं करनी है बस, और कुछ खास नहीं, देख देख की करवानी है तुमसे। मैं 9 लिख रहा हूँ, टॉल कौन है, रेक्टेंगुलर लूप, टॉल कौन है, रेक्टेंगुलर लूप, क्योंकि कठिन टॉपिकों को एक दिन पढ़ा के आगे जाना ज्यादा उचित नहीं लगता। टॉल कौन, रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, ध्यान से बात समझते हैं। ये रही अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर रखी हम लोगों ने कॉइल। कॉइल को कितने एंगल पे रखने पर फोर्स नहीं लगेगी, 0 को। कब घूमेगी, जब उसको किसी भी एंगल पे रखेंगे सिवाय 0 के। तो मैंने उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा, तो मुझे कुछ बातों के बारे में बता दो, कुछ बातें। ये कितना है, ये लंबाई कितनी है d, ये लंबाई कितनी है a। फोर्स कहां कहां लगेगी, एक तो इस वाली वायर पे आगे की ओर, इस वाली पे पीछे की ओर, और इससे क्या स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन। जिस वायर पे करंट जाने से फोर्स लगती है, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली होता है IBL sin थीटा। तो फोर्स निकल के आ जाएगी I इंटू में B इंटू में A sin 91, A यानी कि इस वायर की लंबाई। और उसके बाद में हमें चाहिए इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा की cos थीटा sin थीटा। मतलब अपने पास में अगर ये वाला हाफ हिस्सा है, ये वाली फोर्स आगे है और ये वाली फोर्स पीछे है, तो एक तो डिस्टेंस ये वाली होगी, इसको अपन लोगों ने बोला था b/2 sin थीटा, और नीचे वाली बोली थी दोबारा से b/2 sin थीटा। तो दोनों के बीच की जो नेट डिस्टेंस है, अगर इस बार जोड़ के बता दूं तो नेट डिस्टेंस b/2 आधी और आधी भी मिलेंगी तो पूरी की पूरी b sin थीटा। और टॉर्क कैसे निकलता है, फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने पास में फोर्स क्या निकल के आई, IBA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b sin थीटा। और अगर a इंटू b करोगे तो एरिया बना। तो टॉर्क का जो तुम्हारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, दैट इज I इंटू में B इंटू में A sin थीटा, एरिया। और एक बात ये भी थी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो जाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N इंटू I इंटू B A sin थीटा। इसी को मैंने इसमें शॉर्ट में कुछ बनवाया था, दैट इज B ना, BINA sin थीटा, याद रहेगा। हालांकि ये भी काफी ठीक है, मैं यही मिलेगा देखने को हमेशा, ये तो हम लोगों ने कर लिया B ना। अच्छा, इतनी सी डेरिवेशन यही है असलियत। तो कल टॉपिक बड़ा इसलिए जाता है कि तुम 40-50 मिनट तक होश में नहीं थे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। पर ठीक है, एक बात समझ में आई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को रखेंगे तो वो घूमेगी। अब इसके आगे सुनो, जैसे मैं तुमसे कल कहा कि हाँ हमने यहाँ पे हाफ स्टॉप किया, इसके आगे छोटी सी बातें हैं वो तगड़ा फील लेके जाती हैं। तुमने जहां तक तो लिख ही लिया ना, उसके बाद समझना ध्यान से। I इंटू में N इंटू में A क्या बनेगा, देखो जस्ट अभी लिखा है, जस्ट अभी I इंटू में A इंटू में N, मतलब कि करंट का एरिया से मल्टीप्लाई और नंबर ऑफ टर्न्स भी हो तो क्या बन जाता है M यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा M मल्टीप्लाई B
साइन थीटा। एक सेकंड सुनो और सुनो, साइन हटाने के लिए क्या लगा देते हैं, अगर याद आ जाए तो बहुत बढ़िया। साइन थीटा हटाने के लिए जैसे कि ए बी साइन थीटा है, आप क्या लिखते हो उसको, ए क्रॉस बी। तो तुम्हें ए बी से कुछ ज्यादा लगाव है जो तुम्हें एम बी में याद नहीं आता। ए बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। एम बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये टॉर्क निकल के आ गया। तो टॉर्क की सारे फॉर्मूले सही है, ध्यान रखना ये सब कुछ सही है। 1 2 3 4 एम बी साइन थीटा में काउंट किया था। एम क्या चीज है, मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में आई इंटू में ए, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट। अब एक बात ये भी समझ ले कि टॉर्क का फॉर्मूला साइन थीटा में आया, मतलब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन चाहिए, इसमें ये पता होना चाहिए कि चीजें कहां पे और कैसे रोटेट कर रही हैं। और एक बात और बता दो तुम लोग मुझे, एक वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए हमें बस क्या करना चाहिए, हमेशा दो वेक्टरों का, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ये दोनों वेक्टर होंगे, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या बना, वेक्टर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मैंने लिख के बता दिया था। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी से याद रखें। लेकिन इस फॉर्मूले की जो सबसे असली फील है ना, वो ये नहीं है, कुछ और है। काश मुझे लिखने से तुम्हें ध्यान आ जाए तो बहुत बढ़िया। टॉर्क का किसी टाइम पे फॉर्मूला और था, पीई साइन थीटा। ये पी कब लगता था, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी को हम लोग लिख सकते थे टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस पी। ये वाला टॉर्क तब है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो, प्लस के क्यू और माइनस के क्यू, उस पे आगे फोर्स लगती है, वो घूमता है, क्यू से पिच जाता है। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा है। तो तुमने इस वाले बोर्ड पे कहा था, मुझे वो ध्यान है। बात ये कि पी साइन थीटा कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। और ये कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। पुरानी बातों का याद होना इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नई बातों की ना अच्छी फील देता है पिछले से कनेक्ट होके। इसीलिए याद करो कि पी साइन थीटा और पी और एम बी साइन थीटा और एम बी दोनों टॉर्क के फॉर्मूले। लेकिन एक तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, और ये वाला तब है जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, बस यहाँ तक और लिख दें। तुम लोगों ने कल यहाँ छोड़ा था, इससे आगे बढ़ा दो और फिनिश करो। और ब्रैकेट में एक चौल लिख देना, ब्रैकेट में अपने लिए, अपने लिखना ऐसे लिखना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, ब्रैकेट में लिखना। मैं थोड़ी सी बुद्धि बढ़िया चलती रहेगी। टॉर्क का फॉर्मूला जी एक तो होता है पी साइन थीटा, और टॉर्क का एक होता है एम बी साइन थीटा। ये लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तब। ठीक है, तो थोड़ी सी आसानी रहेगी याद करने में। उन लोगों ने ऐसा सुना है कि ऐसे मीटर लग रहे हैं जैसे फोन की सिम में रिचार्ज करते हैं वैसे वाले, मतलब जैसे 1 महीने का रिचार्ज है तो 1 महीने तक चलेगा, फिर बंद। तो ऐसे मीटर रिचार्ज करवा लो, तो जितनी तुमने पैसे दिए उतनी बिजली चला पाओगे, अपना बिजली कट कर लेगा। नहीं सुना, उसके बाद में लग गए। हाँ कहाँ दे रही है यार, हेलो, हाँ ऋषभ तो निकल गया। वो चाबी किसके पास है, ऋषभ के पास ही है। हाँ भाई, तो मीटरों में काम की बात, ये वाले जो मीटर लग रहे हैं जो घर के, फिलहाल जो तुम सबने मीटर देखे हैं बिजली के, इससे पहले कोई मीटर थे क्या तुमने देखे? नहीं, तो जन्म वनम भी नहीं हुआ, वैसे मैंने भी नहीं देखे, बात तो ये भी है, पढ़े हैं बस, ये है, नहीं देखे तो मैंने भी नहीं है। तुमने स्कूल वाला गैल्वेनोमीटर देखा है, उसमें सुई होती है, स्कूल में गैल्वेनोमीटर पाया जाता है, उसमें सुई करंट नापने पे घूमती है। मैं तुम्हें वो गैल्वेनोमीटर दिखाता हूँ। और
मैं उसे घूमने से रोक सकता हूँ। किसी टाइम पे ऐसे मीटर भी होते थे जिनको पता चुंबक लगा के रोक देते थे, बढ़ता ही नहीं था, बिल नपती नहीं थी, बिल बनता ही नहीं था। ऐसा किसी ने कोई कारनामा नहीं सुना? ऐसे मीटर चुंबक लगा देते थे, बढ़िया सी वो स्पीकर वाली चुंबक होती है मजबूत सी, और वो रुक जाता था, घूमता ही नहीं था, ऐसा कुछ? मतलब तुम ईमानदार हो ना, तुम चोरी वोरी, तुमने एक ह्यूमन एक्सपीरियंस खो दिया, चोरी। ठीक है भाई, देखें क्वेश्चन नंबर 11, नहीं पॉइंट नंबर 11, तो पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो समझाता हूँ कि क्या चीज है, एकदम से ऐसे टूट के ही पड़ेंगे इसके ऊपर, सुनो ध्यान से पहले। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले तो मैं दिखाता हूँ गैल्वेनोमीटर, उसके बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वही एक ही है। ये देखा है स्कूलों में, है? नहीं देखा? ये गैल्वेनोमीटर। अच्छा एक और ध्यान से, एक और सर्च करता हूँ। मूविंग कॉइल, COIL, ये इसके अंदर का सिस्टम इससे काम करेगा। मैं तो यही इंटरनल फंक्शन इसका बेस्ट पढ़ाएगा। ये होगी एक ही बात है, ये अंदर से है, ये बात से, एनसीईआरटी लगाएगा। ये रहा वो मॉडिफाइड, पुराना, ओल्ड ओल्ड। हाँ डायग्राम की चर्चा समाप्त हुई, अब ध्यान से बात सुने कि है क्या। तो तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये पता लगाना हो कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कैसे पता लगाओगे? ये बताओ, अपनी हाइट कैसे पता लगाओगे? इंची टेप लेंगे, पाँव से भीतर बांधेंगे और नाप लेंगे, थोड़ी सी फुला लेंगे, लंबे आए, थोड़ा सा हाइट ज्यादा, एक इंच फालतू सुनाई देगा तो क्या हो जाएगा कपड़ में? तो मुझे बता, तुम करंट कैसे नापोगे? हाइट तो फिजिकल चीज दिख रही है, नाप दी इंच के इंची टेप से, करंट कैसे नापेगा कि इस तार में कितना करंट जा रहा है, इस वायर में कितना करंट है? करंट कैसे नापो, कौन से इंची टेप से नापो? बात ये कि जस्ट सोचो, इमेजिन ये करो कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, करंट जैसी चीज जो कि पानी भी नहीं है, मतलब पानी तो पाइप में जाता हुआ दिखाई भी देता है कि पानी है, तेज स्पीड है तो अलग स्पीड दिखेगा, मतलब अमाउंट दिखेगा, करंट तो दिखता भी नहीं है, वायरों में कुछ इनविजिबल जैसा ही है, उसको हाथ में लेके तोल भी नहीं सकते हैं, करंट कैसे नापे, करंट ज्यादा है कि कम? जस्ट इमेजिन।
तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि जिन लोगों ने डिस्कवरीज करी, जो लोग कुछ बनाया है, उनका ब्रेन किस लेवल तक एडवांस होगा। तब तुम इस बात को सोचोगे। यार करंट तो एक ऐसी चीज है ना जिसको हम लोग बस खा के मर सकते हैं, उसको नापेंगे कैसे? तो पानी नप सकता है, जो चीज दिखती है वो नप सकते हैं, तो करंट तो अजीब बात है, लेकिन ये नाप देते हैं। करंट कैसे नापता है भगवान जाने, मतलब ये कैसे नाप रहा है, इसे कैसे पता कि 250 ही दिखाना है? चीजों को ऊपर ऊपर से देखना और अंदर से डिटेल में पढ़ने में ना जमीन आसमान का अंतर है। जैसे तुम मुझे बता, तुम पंखे की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो? किससे? उसमें क्या है ऐसा वाइब्रेटर बना सकते हो? मतलब घुमाएंगे स्पीड कम हो ज्यादा हो जाए, यहाँ पे करंट कम ज्यादा, उसमें रजिस्टर है, घूमने रेजिस्टेंस बढ़ता भी है घटता भी है। बढ़ेगा तो स्पीड स्लो होगी, कम होगा तो स्पीड फास्ट होगी। वहां कैसे बढ़ा घटा देते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेंज कैसे करते हैं, मतलब मशीनों को ऊपर से देखना और उसकी नॉलेज लेने में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो वैसे करके बात है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, तो बताएगा करंट कैसे नापता है, करंट नापने के लिए यूज होने वाली चीज है। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, तुम अगर कल्पना करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार जो लोग हमारे सामने टॉपिक्स को क्रिएट करके गए हैं वो इंटेलिजेंट ब्रेन है, हमारे ब्रेन को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख पढ़ समझ कि ये चीज ऐसे नपती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेल कहां से शुरू होता है वो समझो। पहली बात तो ये इसका डायग्राम है और ये इसका रियल डायग्राम है, मतलब ये वर्किंग डायग्राम, वर्किंग मॉडल कहते हैं इसको, इसका रियलिस्टिक डायग्राम है। और ये इसका वर्किंग मॉडल है एचडी में, बढ़िया। ये आगे जाके एडवांस कर लिया गया, जिन्होंने देखा नहीं वो समझ ले। ये 2 टर्मिनल में सुई मतलब तावा लगा देंगे, बैटरी जोड़ेंगे और सुई आगे पीछे डोलती है, ठीक है, वो उससे पता चल जाएगा करंट है या फिर नहीं। जैसे कि टेस्टर है, टेस्टर का नाम करंट नापना नहीं है, बस पता लगाता है। एक सिरे से करंट आएगा, बल्ब जलेगा, एक सिरे से निकलता है, उसका और कोई काम नहीं है। ये नहीं पता लगा सकता कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है। तो बात ये आखिर काम करेगा कैसे, तो तुम सभी को ऐसा कुछ नहीं लिखना है फिलहाल इसमें से। तुम सभी को बस ये समझना है कि सोचने वाले दिमाग पे इतना आईक्यू कहां से आया कि वो करंट नापने लग गया। करंट का मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है, मतलब जो चीज हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी उसे कैसे। जैसे किसी आदमी की तुमसे उम्र नाप दो कि वो कितने टाइम जिएगा, तुम स्टार्ट कहां से करोगे, क्या फैक्टर शुरू करोगे, तुम करंट नापने के लिए कौन सा फैक्टर शुरू करोगे, ठीक है। अब ध्यान से बात समझे, इसको स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे कैसे वर्किंग है। अच्छा, अभी इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे टॉपिक की। तो पहले अंडरस्टैंडिंग देखो, बस डायरेक्ट लिखने पे मत बैठ जाओ। अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल सी है कि ये जो पूरा खेल है ये हमारे पिछले टॉपिक से कनेक्ट होता है। जैसे लोगों ने देखा कि टॉर्क यानी कि घूमना शुरू हो जाता है किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में, टॉर्क ऑन कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। लोगों को जैसे ही पता चला कि कोई भी चीज घूमना स्टार्ट कर देती है, जब उसको किस में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तभी लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ गया कि इससे करंट नाप सकते हैं। वो आइडिया कैसे आया, वो आइडिया समझे ध्यान से। सबसे पहले उन लोगों ने देखा कि यार मैग्नेट रख लेते हैं, करंट नापना आसान रहेगा पक्का। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कॉइल रखी। मैं सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ फिलहाल, बाद में बदल दूंगा इसको। सिलेंड्रिकल, उसमें तुमने सिलेंडर नहीं देखा होगा है ना, सिलेंड्रिकल रखी, जानबूझ के रखी। इसमें बीच में से शाफ्ट फंसा दी घूमने के लिए, शाफ्ट लगा दी गई बीच में, इससे ही रोटेट होगा। और इस पे हमने लपेट दिए तार। तार यहां से लेकर आए, यहां से लपेटना स्टार्ट किया, दोबारा से नीचे आए और लपेट के नीचे ले गए निकाल के। इसमें तुम लोगों ने फिर से क्या कनेक्ट की, बैटरी। तो बैटरी के कनेक्ट होने में इसमें क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट। और मैग्नेट जब मैग्नेट के बीच में रखी होगी तो क्या करना स्टार्ट करेगी, रोटेशन। लोगों ने इसी सिलेंडर के ऊपर, जिसके ऊपर तार लिपटा हुआ है, उसी के ऊपर एक सुई लगा दी, वेल्डिंग करके जोड़ दी बड़े तरह से, एक सुई अटैच की, और ऊपर भी एक स्केल लगा दिया, उसमें लिख दी गिनती 0 और 10 और 10 जो भी व्हाटएवर। तो जैसे ही ये घूमता था वो सुई भी घूमेगी।
अगर वो स्विंग घूमेगी, ऑब्वियसली समझ में आता है कि साहब ये घूमेगा तो स्विंग घूमेगी, बेसिक सी बात है। तो एक सवाल है मेरा तुमसे, बहुत ठीक ठाक सवाल है, जब ये घूमेगा, जब करंट जाएगा, तो करंट जाने पर ये घूमा, ये घूम के आगे तक गया, पहुंच, मान लो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ये घूम के यहां पहुंच गया इस जगह पे, ये उल्टा घूमा और यहां पहुंच गया। करंट बंद होगा तो यहीं पे रुक जाना चाहिए, पर ये रुकता नहीं है। करंट बंद होने पे दोबारा से लौट के इसकी सुई कहां पे आ जाती है, 0 पे। अब ये कैसे होगा? लोगों ने हिसाब किताब क्या लगाया कि किसी मैग्नेट के अंदर किसी सिलेंडर को रखा, उसके ऊपर किसी तार को लपेट दिया, करंट पास किया, करंट पास होगा तो तार बनेगी मैग्नेट, तार बनेगा मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में होने पर वो घूमना स्टार्ट करेगा, उसी घूमने से लोगों ने सुई लगा दी। लोगों को साफ समझ में आता है कि साहब जितना करंट देंगे उतना तेज घूमेगा, उतना ज्यादा घूमेगा। बात ये कि मान लेते हैं कि करंट दिया, ये घूम के आगे तक चला गया, यहां तक इसकी सुई पहुंच गई, और करंट बंद दिया तो वहीं रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सुई यहां रुकती है, करंट बंद होने पर दोबारा से सुई अपनी जगह पे लौट के आ जाती है। ये कैसे मेंटेन होगा? मतलब घूम के आगे तो बढ़ गया, पर करंट बंद होने पे वापस लौट के आ जाए, ऐसा कैसे करोगे? इस काम करने के लिए लोगों ने इसके नीचे भी ना एक स्प्रिंग से इसकी वेल्डिंग कर दी, जोड़ दी स्प्रिंग से। अब तुम लोग कल्पना कर सको तो करना वैसे आसान है। करंट जाने पे सिलेंडर क्या बन जाएगा? मैग्नेट। मैग्नेट बनते ही वो घूमना स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर लगी हुई सुई दिखाएगी कि जितना ज्यादा घूमेगा मतलब उतना ज्यादा करंट है, और जब वो घूमेगा तो उसके नीचे की स्प्रिंग भी इतना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही करंट बंद करोगे स्प्रिंग वापस से अपनी पोजीशन को गेन करेगी, उसको वापस ले आएगी। बात यह है कि सिलेंडर को घुमाएगा कौन आगे की ओर? करंट। और उसे लाएगा कौन पीछे वापस अपनी जगह पे? स्प्रिंग। स्प्रिंग को तुम कभी भी खींचो वो अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, अपनी जगह पे आ जाती है। तो कुल मिला के बात है, करंट नापने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी, पहली बात इसको घुमाता कौन है? करंट। जैसे ही करंट पास होगा वो सिलेंडर बनेगा मैग्नेट, और मैग्नेट से वो घूमना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही करंट बंद होगा स्प्रिंग उसको वापस ले रही है अपनी जगह पर। अब इसमें कुछ काम की बात है और समझने। घूमने में तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू था NIBA, तो वो लिखते हैं BINA sin थीटा। एक ही बात है। जिस दिन तुमने इसके अंदर कॉइलिंग वगैरह लपेट लपाट के सब कुछ सेट कर दिया, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो देखो, कांस्टेंट देखना बस ध्यान से। बी माने क्या है? मतलब तुमने ये जो मैग्नेट रखी है इसके आसपास, क्या तुम हर बार वो मैग्नेट बदलोगे? नहीं, वो मैग्नेट फिक्स है। जैसे मोटर में हमने 2 मैग्नेट लगा दिए, मैग्नेट फिक्स है, हम मैग्नेट नहीं बदल सकते। हमने एक बार बना दिया मतलब मैग्नेट फिक्स हो चुकी है, हटाओ। नंबर ऑफ टर्न्स, तुम लोग जब इसको बनाओगे तुमने एक बार 100 तार लपेट दी, बस ठीक है, 100 फिक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए। इसमें ये क्या चीज है? एरिया। इसका जो एरिया है सिलेंडर का या वायर का जो भी है, उसका एरिया भी फिक्स है। तुम लगातार हर बार करंट नापने के लिए सिलेंडर निकाल के नया सिलेंडर, फिर निकाल के नया सिलेंडर नहीं लगाओगे, तुम एक ही मशीन का इस्तेमाल करोगे, लगातार उसको बदलोगे नहीं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था थीटा फिक्स करना, और थीटा फिक्स करने के लोगों ने ये वाली शेप दी। कैसे की बात समझो, अगर अपने पास में वो सिलेंडर है, सामने नॉर्थ पोल है और सामने साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में फील्ड लाइन जाएंगी सीधी, और सिलेंडर में तुम कितनी फील्ड लाइंस ले लो, कितनी भी, वो सारी सारी उसके कैसे जाएंगी? परपेंडिकुलर। उस गुलाई का फायदा यही निकला, सिलेंडर की जो गुलाई थी उसका फायदा ये निकला कि उसमें से निकल के जाने वाली नेगेटिव फील्ड लाइंस कैसी थी? परपेंडिकुलर थी, हमेशा परपेंडिकुलर निकली, उसमें से गुलाई होती है ना ये, इस वजह से सिलेंडर से निकलने वाली फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर थी। तुम अगर किसी पाइप को ध्यान से देखो, तुमने पाइप में चोबे ठोक दिए, वो सभी की सभी परपेंडिकुलर होंगे सतह के। गुलाई का फायदा ये निकला कि हमेशा के लिए एंगल कैसा हो गया? ये 90 का फिक्स हो गया। और तुमने पढ़ा भी था कि 90 पर टॉर्क कैसी लगती है? मैक्सिमम। एक चीज कांस्टेंट निकली, करंट, और ये इसी से अपना काम बन गया। काम कैसे बना? जब करंट ज्यादा दोगे तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा घूमेगा। अगर करंट कम दोगे तो टॉर्क भी कम लगेगा, मतलब कम घूमेगा। तो सीधी सीधी बात है कि जब मीटर में तुम लोग करंट देते हो, तुम क्या देखते हो? उसकी सुई। अगर सुई ज्यादा आगे जाएगी, इस बात का क्या मतलब है? ज्यादा करंट है।
क्योंकि ज्यादा घूमा। अगर सुई कम जाएगी मतलब कम करंट है, कम घूमा। मैं किसी भी रेसिंग मीटर में, स्पीड मीटर में सिंपल होता है, सुई अगर आगे है मतलब ज्यादा स्पीड है, कम है तो कम स्पीड है, सेम टू सेम। अगर करंट आगे होगा, करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, सुई भी ज्यादा आगे तक जाती है। और लोगों ने इसी घूमने वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर करंट को नापना स्टार्ट कर दिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट खेल जो इसमें हुआ, उस घुमाव को वापस कौन ला रहा था? स्प्रिंग। तो थोड़ा सा स्प्रिंग को सुनो। अपने पास में स्प्रिंग का भी काम है, ये स्प्रिंग इसको वापस लेके आती है। स्प्रिंग प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क। ये स्प्रिंग इसको वापस लेकर आती है, रीस्टोरिंग टॉर्क। इस बात को ध्यान से समझें। पहली बात तो स्प्रिंग की कोई फिक्स फोर्स नहीं है, वो हमेशा फोर्स आदमी के हिसाब से लगाएगी। अगर तुमने उस पर 100 लगा दिया वो भी तुम पे 100 लगा देगी, तुमने उसको 50 लगा दिया वो तुम पे 50 लगा देगी। स्प्रिंग को फिक्स सिस्टम नहीं है। बात ये कि स्प्रिंग आखिर कैसे कैसे काम करेगी, उसको जानने से पहले सभी लोगों का रोल समझें। मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड देना। सिलेंडर और उसके ऊपर कॉइल क्या काम कर रही है? एंगल को मेंटेन करती है, 90 बना रहे, और उसके ऊपर जो कॉइल है वो करंट को आने देगी। करंट आएगा तभी तो घूमेगा। स्प्रिंग का मेन काम क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना, मतलब घूमी हुई चीज को दोबारा लौटाना। मीटर अगर आगे चला जाए तो वापस उसको जीरो पे लेके आना, स्प्रिंग का मेन काम है। और ये जो सुई है और ये स्केल है, ये तुम्हें दिखाएगा कि कितना करंट है, वो मेजरमेंट करके बताता है। तो मेन चीज, जब घूमना स्टार्ट हो, लोगों ने करंट नापने की प्रोसेस को सोच लिया। एक दिन में तो नहीं सोचा, ठीक है। तुम जब किसी आदमी की स्टडी पढ़ते हो, जिसने 10-15 साल तक मेहनत करी हो, फिर जैसे ग्रिगोर मेंडल ने पूरा जीवन बता दिया अपने उसमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, तुमने एक दिन में पढ़ दिया, तुमने उसके पूरे जीवन का ज्ञान ले लिया एक दिन के अंदर, ठीक है। इसीलिए लोगों की स्टडी किया करें, पुराने लोगों की खूब स्टडी करें, तब भी पढ़ें, बहुत नॉलेज बढ़ती है, बहुत ज्यादा। क्या सभी लोग स्प्रिंग के बारे में कुछ पढ़ना स्टार्ट करें। अपने पास में अलग अलग टाइप की स्प्रिंग पाई जाती है और मैं सभी स्प्रिंग के बारे में बात करता हूँ। सभी लोग जरा मुझे बताएं कौन सी स्प्रिंग तुमने दुनिया में आज तक देखी है? स्प्रिंग के बारे में बताओ, तुमने स्प्रिंग कहाँ देखी है, कौन चीज में? मैं सबसे पहले स्प्रिंग की बात करता हूँ, वो जो बंदूक फंडक में आती है छोटी सी, देखिए वो वाली, बहुत मुलायम सी, उसको आदमी ऐड के सीधा कर देता है खींच के बड़े तरह से, लेकिन थोड़ी सी होती है, मतलब स्पंज उसमें बनाओगे तो बन जाएगी। तो पहली तो टॉय स्प्रिंग, ठीक है। फन फ्लिप्स अब तो नहीं आते शायद, फन फ्लिप्स पता नहीं, ठीक है। मुलायम सी बिचारी स्प्रिंग, ठीक है, अपनी भाषा में दिस इज कॉल्ड बिचारी स्प्रिंग। अच्छा, उसके बाद में आगे सुने, और एक स्प्रिंग साइकिल के स्टैंड में। साइकिल छोटी होती है पर मजबूत होती है, उसको खींच नहीं सकते तुम, कितनी कोशिश कर लेना, ठीक है। एक बार निकल जाए तो सुखारी से लगती और नहीं है। तो एक साइकिल के स्टैंड वाली स्प्रिंग, साइकिल के स्टैंड वाली स्प्रिंग, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा डार्क बना दिया, खतरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाइक में स्प्रिंग होती है, उसके हैंडल पर सॉकर मान लो, सॉकर स्प्रिंग ही तो होती है, सॉकर एब्जॉर्ब करते हैं उसके शॉक को, बस बात खत्म, लेकिन वो शॉकर कहते हैं इसलिए उनको, अभी तो रुक जाओ। अच्छा, उन लोगों ने ट्रकों में स्प्रिंग देखी है? ट्रक में शायद देखी हूँ, शायद नहीं देखी हो तो छोड़ो, ट्रक छोड़ दो, कुछ और लिख लो। ये देखो, ट्रेन की स्प्रिंग, बहुत से देखना डब्बे में दिख जाएंगे, होती है बड़े मोटे मोटे से होती है। अच्छा, अब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, तुम इस स्प्रिंग को तान दोगे, बड़े देर से खींच दोगे, इसकी कोशिश कर सकते, इस पे कर सकते हो, इस पे चढ़ जाओ, कूद जाओ, लटक जाओ, ये टस से मस नहीं होनी। इन सभी स्प्रिंग में क्या अलग है? सारी स्प्रिंग, उनमें किस चीज का डिफरेंस है वो बताओ बस। इनमें कौन सी कहानियां हैं जो उनको अलग बनाती हैं? हिसाब ये बाइक की इसीलिए अलग है, ये ऐसा नहीं है। इन सही में जो अलग है दैट इज इनका टॉर्क पर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब ये कि अगर तुमने इस स्प्रिंग को एक बार घुमा दिया तो ये लगाएगी 10 न्यूटन की ताकत, बताता हूं। इसको अगर एक डिफ्लेक्शन दिया
एक डिफ्लेक्शन मतलब कि एक बार घुमा दिया तो ये लगाएगी 1 न्यूटन, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर तुमने इसको एक डिफ्लेक्शन दिया, एक डिफ्लेक्शन यानी कि एक बार मरोड़ दिया, तो ये लगाएगी 10 न्यूटन की फोर्स। अगर इसको तुमने एक डिफ्लेक्शन दिया, एक बार मरोड़ दिया, मतलब हाथ ऐसे एक बार मरोड़ दिया, तो इसने लगाया 50 न्यूटन। और अगर तुमने इसको एक डिफ्लेक्शन दिया तो ये तुम्हारे पास फोर्स लगाएगी मान लो 5000 न्यूटन एक डिफ्लेक्शन पे। दोबारा से, अगर ये वाली एक बार मरोड़ने पर 1 न्यूटन लगाती है तो 10 बार मरोड़ने पे कितने लगाएगी? 10 न्यूटन। ये वाली एक बार मरोड़ने पे 10 लगाती है, ये 2 बार में कितना लगा देगी? 20 न्यूटन। ये वाली स्प्रिंग एक बार घूमने पर, एक बार बैठने पर 50 लगाती है, 3 बार में कितनी लगा देगी? 150। और तुमने अगर इसको लगा दिया तो ये वाली एक बार में 5000, 2 बार में सीधे 10,000 न्यूटन की फोर्स लगा देगी। एक बात बताओ, में सबसे आसान कौन सी स्प्रिंग को घुमाना है? तो ये वाली, उससे हार्ड थोड़ी है, उससे हार्ड ये वाली, उससे हार्ड ये वाली। एक कल्पना और करके देखना ध्यान से, हम लोग एक एक करके ना स्प्रिंग को रिप्लेस करते हैं। अगर मैंने इस जगह पर ट्रेन वाली स्प्रिंग लगा दी, ये घूमेगा कि नहीं? बताओ, नहीं घूमेगा ना, क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, उसे घूमने नहीं देगा। बाइक वाली स्प्रिंग लगा दी तो हो सकता है हल्का फुल्का टिल्ट हो जाए, नेका। साइकिल लगाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत घूम जाए, नेका यहां से यहां तक जा सके, ज्यादा ना जाए। और रिवर्स लगा दी तो शायद मीटर ही टूट जाए, इतना तेज घूम जाएगा करंट, मतलब वो उसको रोक ही नहीं पाएगी, उसको उखाड़ के बैठ देगा। तो कुल मिला के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से टाइप की स्प्रिंग को यूज करेंगे, हमें कैसी स्प्रिंग यूज करनी है। ज्यादा हार्ड स्प्रिंग यूज मत करो जिसका फोर्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा सॉफ्ट भी यूज मत करो। स्प्रिंग को ठीक ठाक लो, जो करंट को सही से नपवा भी दे, टूटे भी ना, और प्रॉपर्ली उसकी पावर को झेल सके। ज्यादा हार्ड स्प्रिंग लेने से घूमना बंद हो जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट लेंगे तो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। काम की चीज है ये कि इस पूरी कहानी को ध्यान से समझना। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि इस स्प्रिंग में 1 न्यूटन लगता है एक बार घूमने पर, इसमें लगता है 10 न्यूटन एक बार घूमने पे, इस पे लगेगा 50 और इसमें लगेगा 5000। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसको कहते हैं के यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और इस चीज को लिख लें, के यानी कि इस स्प्रिंग का जो के दैट इज 1 न्यूटन पर डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन होने पे 1 न्यूटन। अगली वाली स्प्रिंग का जो है वो कितना है? 10 न्यूटन पर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन है ना, एंगुलर घूमने पर 10 न्यूटन लगाएगा। इसका कितना है? 50, इसका क्या 5000। हर स्प्रिंग का अलग अलग कांस्टेंट है, तुम्हें कौन सी स्प्रिंग लेनी है जिसका के ज्यादा हो या कम हो, ठीक हो। ज्यादा भी ले ली तो भी नहीं घूमना, और कम ले ली तो उस पर रुकना नहीं है। हमें ऐसी स्प्रिंग लेनी जिसका कांस्टेंट मॉडरेट हो, करंट के हिसाब से ठीक ठाक हो, सही हो, ऐसी स्प्रिंग तुम्हें चुननी है। अब तुम लोग ध्यान से एक बात और सुनो, मैं इस वाली स्प्रिंग को लेकर आया, इस वाली स्प्रिंग का जो के फॉर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर डिफ्लेक्शन। ठीक, मैंने इसको 5 डिफ्लेक्शन दे दिए, बताओ ये कितना रिवर्स टॉर्क मारेगा, कितना रोटेट करेगा वापस? ये एक बार बैठने पर 10 न्यूटन की फोर्स देगा। मैंने इसको 5 डिफ्लेक्शन दे दिए, कितना टॉर्क वापस देगा घूमने के लिए? 50। वो तुमने कैसे निकाला? 5 × 10 किया। तो उसी बात को समझाता हूं, 5 डिफ्लेक्शन यानी कि 5 डिफ्लेक्शन को कहते हैं फाई, फाई यानी कि डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अपन लोग टॉर्क कैसे निकालते हैं? दैट इज के मल्टीप्लाई में फाई। के की वैल्यू क्या निकल के आई है इसके पास में? 10, और फाई यानी कि 5 तो निकल के आ जाएगा टोटल 50 न्यूटन। मेन बात समझो, हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट समझते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि 10 न्यूटन का मतलब कि एक बार घूमने पर स्प्रिंग 10 की ताकत से वापस आती है, तो 5 बार घूमने पे डिफ्लेक्शन यानी कि घूमना, मरोड़ना, ऐंठना, उसको 5 बार घूमने पर वो कितनी ताकत से वापस निकल के आएगी? 50 से। तो कैसे निकलेगा हमेशा के लिए टॉर्क? के यानी कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में उसका
फाई एंड डिफ्लेक्शन, ये स्प्रिंग के लिए बहुत काम की चीज है। इसको ऑब्वियसली तुम्हें एक ऑर्डर में लिखवाया जाएगा, लेकिन ध्यान से दोबारा समझें, पूरी पूरी कहानी समझें। बहुत थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और पहले, मतलब इसमें अगर हम लिखते चलेगा, सुना नहीं है पहले टॉपिक को, तो कोई बेनिफिट नहीं है। पहली चीज, करंट को नापने के लिए तुम किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करोगे। अगर हम किसी भी कॉइल को किसी मैग्नेट में रख देते हैं, करंट दे देते हैं, तो वो घूमेगा। और इसे घूमने वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाए किसके लिए, करंट को नापने के लिए। हमने जब मैग्नेट के पास में किसी सिलेंडर को तार लपेट के रखा और उसमें दिया करंट, तो घूमेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा घूमेगा, कम करंट तो कम घूमेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेट फिक्स हो गई है, टर्न फिक्स हो गए, कॉइल का एरिया फिक्स हो गया, एंगल फिक्स हो गया है। तो बस एक चीज जो फिक्स नहीं है वो कौन है उसमें, करंट। तो ज्यादा करंट देंगे तो ज्यादा घूमेगा, और कम करंट देंगे तो कम घूमेगा। तो सुई बता देगी कि ज्यादा करंट है कम करंट है। लेकिन करंट के बंद होने पर सुई को वापस भी आना होता है, तो सुई को वापस कौन लेकर आएगा, स्प्रिंग। और स्प्रिंग में बहुत काम की स्टडी है कि एक स्प्रिंग एक बार मरोड़ने पे कितना बैक फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग एक बार मरोड़ने पे कितना लगाएगी, तो 10 बार पे 50 बार पे वो सब तुम निकाल लेगी कैसे करके, के मल्टीप्लाई पाई करके। इसमें के क्या चीज है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, जो एक बार मरोड़ने पे इतनी फोर्स वापस देगा। और पाई क्या चीज है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, पाई इसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन है। तो तुम सभी लोग बस स्प्रिंग के बारे में लिखो, स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग लिखो, के फॉर कांस्टेंट लिखे, उसका मतलब लिखे, और के पाई का फॉर्मूला लिखो। हल्का हल्का रफली लिखो, मेन पेज से मत लिखना, फिर पीछे लिख देना। मेन पे लिख दिया तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का स्प्रिंग को छांट छूट के लिख दो जो तुम्हें समझ में आए का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट को नापने के लिए वो घुमाने वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो, जितना ज्यादा घूमेगा मतलब उतना ज्यादा करंट है। करंट को ब्रेक कैसे करें, मतलब मैंने पंखा बंद किया, ये घूम रहा फिलहाल, तो मान ली इसकी पंखड़ी यहाँ पे दी है, अभी तो पंखा भी छोड़, तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। कि अपने पास में ये कॉइल है, करंट जाने से ये घूमी, तो तुमने करंट बंद किया, मतलब मेरे भी इसका ये जो मुंह वाला हिस्सा जो मैंने मोड़ा, ये भी तरफ है, ये घूमा और घूम के यहाँ पहुंचा, और तो करंट बंद किया, ये तो रुक जाएगा संग के संग, ये तो रुक जाएगा। मैंने करंट ऑन करते ही ये चलना स्टार्ट किया, तूने करंट को रुक गया, करंट ऑन करेगी फिर चलेगा, और करंट बंद किया फिर रुक जाएगा, वापस क्यों आएगा। तो अपनी जगह पे रुक जाएगा ना, मैग्नेट नहीं रहा तो। मैं बात समझ रहा हूँ पर तू नहीं समझ रही है। मैं वो बात समझ रहा हूँ, नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा भाई, सीधी सीधी कहानी है। तुम पंखा बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, उसे चला के मतलब बटन ऑन बंद, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि बंद होती नहीं, वापस जा रहा हूं मैं। तो हम जैसे ही बटन दबाएंगे, बटन मतलब बिल्कुल कंजूसी वाला काम, ऑन ऑफ, हम जैसे ही ऑन करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऑफ करते नहीं रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऑफ करती मैं तो लौट के जा रहा हूं वापस, लौट के वापस कैसे, सेम टू सेम करंट ऑन, जैसे पंखा ही है, करंट ऑन आगे बढ़ा बंद किया रुक गया, ऑन आगे बढ़ा बंद किया रुक गया, ऑन आगे बढ़ा बंद किया रुक गया। देखिएगा स्प्रिंग लगी होगी नीचे, ये रेस्ट में फिलहाल, करंट ऑन होती ये आगे बढ़ा, स्प्रिंग उल्टा घूमी, और करंट ऑफ होती स्प्रिंग वापस से घूम गई। स्प्रिंग इसकी मोशन को वापस लेकर जाएगी, मतलब अगर स्प्रिंग नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा बस। सेम जैसे इसमें स्प्रिंग नहीं है इसको वापस लाने वाली, तो तुम इसको ऑन करके जैसे ही ऑफ करोगे, जितना आगे गया था उतना रुक जाएगा, वापस लौट के नहीं आता। स्प्रिंग का मेन काम है उसको मेन पोजीशन में लाना हो। स्प्रिंग ही क्यों लगाइए, स्प्रिंग दोनों साइड से घूम सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी।
तो वो मेन प्रिंसिपल है। मतलब नहीं, स्प्रिंग वापस लाती है, नॉर्मली वापस नहीं आ सकता, नॉर्मली वापस नहीं आएगा, मतलब वापस लाना है। करंट बंद होने पे जीरो पे करना ही करना है उसको सेट। ये तो कुछ भी नहीं है, वेटिंग मशीन तो उससे ही बड़ा चक्कर है। वेटिंग मशीन इसको खुलते हैं, खड़े होते हैं, तो सिस्टम ही अलग है। और उसमें भी डिजिटल कनेक्ट कर देगा, डिजिटल मीटर। मतलब तुम सोच के देखो कैसे बनती होगी, है तो बहुत छोटी सी, लेकिन उसमें डिजिटल मीटर भी लगा देना, वजन नापना। खेल है, बढ़िया खेल है। क्या है, चलो मैं इसे हटा देता हूँ। जाए हम और अगले पन्ने पे लिखें साफ साफ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एस्टेक 11 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी मशीन जो करंट नाप सकती है। उसमें हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग दोनों ही लेनी है, ठीक ठाक से लेनी है, क्षमता अनुसार। तुम किस से करंट नाप रहे हो? अगर तुम लोग नाप रहे हो अपने ईयरफोन का करंट, लीड में कितना करंट है, तो सॉफ्ट लो, सही घूम जाएगी। तुम नाप रहे हो इनका करंट, ये वायर है ट्रेन की पटरियों पे लगी हुई है जो, इसमें तुम सॉफ्ट लोगे टूट जाएंगे यार, स्प्रिंग कमजोर है। तुम लोग कभी ना ड्रिल मशीन चलाओ, उसमें स्पार्क निकलता है पीछे से, ज्यादा जोर लगाए तो फूक जाएगी वो। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ऐसा कुछ, कोई नहीं, तो मशीनों ज्ञान पाठ प्राप्त कर लेना है ना, ये बात नहीं, मतलब बहुत जरूरी है वैसे वो ज्ञान। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखने के बाद में सभी लोगों के पास में एक काम और है, वो भी सुनो। सभी लोग गति वाला डायग्राम बना के आएंगे, थोड़ा सा बड़ा ही बनाना है, ठीक ठाक आधे पन्ने लायक। नेक्स्ट चिरकुट सा नहीं, 5-5 लाइनों में ला दे, 5x5 का नहीं बनाना है, ठीक। थोड़ा 15x10x25 से बनाना, थोड़ा बड़ा अच्छा खासा सा ये वाला डायग्राम बनाना है। इस मीटर की और इस मीटर की इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला मेन तुम्हारा सेंटर में जो रखा हुआ है ये वाला, इसी का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर बाकी से कल करेंगे, क्योंकि टॉपिक में था।